दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा बिल्कुल मज़े में और ठीक ठाक होंगे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और दोस्तों आपको ये बार बार हम कहते रहे हैं कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी जारी है। हाँ, कुछ कम ज़रूर हुआ है, इसका असर कुछ कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी आपको परहेज़ रखने हैं, प्रिवेंशन रखने हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट ऑलवेज। तो अपने प्रिवेंशंस रखिए, सैनिटाइज होते रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और कोविड से बचे रहिए ताकि आप रेडियो उड़ान एंजॉय कर सकें। और फेस्टिव सीजन आ रहा है दोस्तों, और आपको अपने फेस्टिवल्स भी एंजॉय करने हैं ऑफ कोर्स। तो अगर फेस्टिवल्स आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपके लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। दिवाली आ रही है, दशहरा बीत चुका है, तो स्वस्थ रहिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमारे कन्वेंशन के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी होगी। हमारा उड़ान आइडल और कन्वेंशन आयोजित हो रहे हैं जनवरी में पंचकुला में, हरियाणा में, चंडीगढ़ के पास, जहां आप चाहें तो शिरकत कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन है रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर www.radioudan.com, और जहां पर हमारे उड़ान आइडल कैंडिडेट्स भी अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे, परफॉर्मेंस देंगे। और जो फाइनल राउंड्स हैं जो पेंडिंग थे पिछले 1.5 साल से, वो फाइनल राउंड भी वहां पर होंगे, और जिसका हमारे प्रतिभागियों को भी और हमारे ऑफ कोर्स लिसनर्स को भी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हर साल रेडियो उड़ान की कन्वेंशन, रेडियो उड़ान का प्ले लाइव ब्रॉडकास्ट होता था रेडियो उड़ान पर, और अगर लाइव नहीं तो कम से कम बाद में ब्रॉडकास्ट किया जाता था, यूट्यूब पर भी डाला जाता था। लेकिन पिछले 1.5 साल से कोविड पेंडेमिक की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। वो बात दूसरी है कि वक्फे से हम दूसरी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते रहे हैं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके लिए कुछ भी करने की। लेकिन जो हमारा एक बड़ा मोटिव है, बड़ा एजेंडा है कि कैंडिडेट्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, उसकी ओर अब हम इस बार एक बार फिर से बढ़ने जा रहे हैं। और हम आपकी दुआ ये चाहते हैं कि इस बार ये प्रोग्राम, ये कन्वेंशन, ये फाइनल हो, और ताकि हमारे कैंडिडेट्स भी जो हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा वहाँ पर करें। और प्राइज़ मनी भी बहुत अच्छी है, आपको हम बताते थे, फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। 51,000, 31,000 और 21,000 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस हैं। और इसके साथ साथ दूसरे कैंडिडेट्स जो जीत नहीं पाएंगे किसी भी वजह से, उन्हें भी सम्मानित रेडियो उड़ान के मंच से किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स आप कन्वेंशन अटेंड जरूर कीजिए, उड़ान आइडल का फाइनल अटेंड जरूर कीजिए। इसके साथ ही हमारा उड़ान आरजे हंट भी जो कंपटीशन है वो भी कुछ दिन में शुरू होने वाला है, ऑनलाइन कंपटीशन, उसे भी आप एंजॉय कीजिए। तो आप देखिए रेडियो उड़ान पर आपके लिए क्या क्या नए नए इवेंट्स प्लान किए जाते हैं, और आप सबका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो ऐसे इवेंट्स प्लान होते रहेंगे। आप हमारी रेडियो उड़ान के प्रोग्राम जो है, हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, हमारी ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं, आप सुन सकते हैं। और हमारी पीसी के लिए जो प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर, वहाँ से भी रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं। और कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ आप लाइव जुड़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। बिल्कुल, तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की ओर, और प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने शुरू की है टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। भावनगर डिस्ट्रिक्ट के विकलांग तलाटी को अपने पद से हटाने के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज। एक्ट्रेस डांसर सुधा चंद्रन को एयरपोर्ट पर रोका गया प्रोस्थेटिक लिम्ब की वजह से। सुधा चंद्रन ने किया पीएम मोदी जी को टैग। जेल के कैदियों पर की गई एक रिसर्च से पता चला कि फांसी की सजा मिलने वाले 62% कैदियों को होती है कम से कम एक मानसिक बीमारी। जन्म दोषों से ग्रसित विकलांगजनों के लिए आकार आशा हॉस्पिटल ने किया रेकॉन मेला और सेमिनार का आयोजन। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है।
हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौरी कुबेर। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आइए सुनते हैं खबरें कुछ विस्तार से। नैब दिल्ली की ओर से उन प्रतिभागियों के लिए जो कस्टमर सर्विसेज में जॉब करना चाहते हैं, कस्टमर सर्विस प्रिपरेशन के लिए 4 महीने की फेस टू फेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। यहाँ आपको ये बता दें कि ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि यह 4 महीने का एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें 90 मिनट की कुल क्लासेस मंडे से फ्राइडे तक आयोजित की जाएंगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रतिभागियों को कंप्यूटर यूज, डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंडिडेट्स के लिए जॉब की गारंटी नहीं देता है, हालांकि उन्हें जॉब दिलाने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2021। कैंडिडेट्स ये याद रखें कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ना होकर फुल फेस टू फेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ज्यादा जानकारी के लिए आप नैब दिल्ली से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जन्म दोषों से ग्रसित विकलांगजनों के लिए आकार आशा हॉस्पिटल ने किया मेले का आयोजन। इसके साथ साथ एक सेमिनार भी लिया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी। दोस्तों हैदराबाद के 26 साल के शंकर को बचपन में एक हादसे में अपना जबड़ा खोना पड़ गया था, जिसके बाद से उन्हें खाना चबाने और निगलने में बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। यहाँ तक कि वे रोज अपना खाना भी नहीं खा पा रहे थे। लेकिन साल 2001 में वे एक शिविर में गए। इस शिविर को डॉक्टर भरतेंदु स्वेन ने आयोजित किया था, जो पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन है। यहाँ पर शंकर की मुफ्त में जॉ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कराई गई, जिसके बाद से उनकी सारी परेशानियां हल हो गई। शंकर के जैसे कई अन्य लोगों को डॉक्टर स्वेन के पास नियमित रूप से भेजा जाने लगा। ये लोग जो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन्हें मुफ्त में इलाज और ऑपरेशन की सुविधाएं डॉक्टर स्वेन देने लगे। डॉक्टर स्वेन ने 2008 में अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस छोड़कर आकार आशा हॉस्पिटल की स्थापना की। कुकटपल्ली के पास स्थित इस हॉस्पिटल में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंटल केसेस आते हैं। डॉक्टर भरतेंदु बताते हैं कि इनके साथ साथ कई जन्म से ही दोष के साथ पैदा हुए बच्चे, क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट्स या हाथ या पैरों में जन दोष से पीड़ित लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं जो देहाती या ग्राम क्षेत्र में काम करती है। इससे हमें अधिक केसेस की पहचान करने में मदद होगी। दोस्तों ये बड़ी ही खुशी और गर्व की बात है कि अब तक डॉक्टर स्वेन ने 4,500 से भी अधिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज की हैं। उन्होंने हाल ही में एक रेकॉन मेला यानी रिकंस्ट्रक्शन के मेडिकल परामर्श का मेला आयोजित किया था। इसके साथ ही पोस्ट कोविड समय में विकलांगजनों को मिलने का मौका देते हुए एक एनजीओ के साथ मिलकर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया। इसमें सबको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के बारे में जानकारी दी गई, ताकि हर कोई इस पहल के साथ जुड़ सके और अपना योगदान दे सके। डॉक्टर भरतेंदु ने बताया कि मुख्य उद्देश्य तो अधिक से अधिक संख्या में पेशेंट्स से मिलने का था। देहरादून में इस मंगलवार देहरादून विकलांगजन सशक्तिकरण के झंडे तले
सीएम आवास की ओर कूच करने वाले दिव्यांगजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये दिव्यांगजन परेड ग्राउंड से सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे, जिन्हें हाथी बरगला चौकी के पास बैनियर के पास रोक लिया गया था। 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की जा रही है। अब दृष्टि दिव्यांगजन भी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में दृष्टि दिव्यांगजन ऑडियो बिल्ड स्पेशल टैबलेट्स के माध्यम से अब शिक्षा ग्रहण करेंगे। यूनिसेफ की मदद से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार करवाए गए इन स्पेशल टैबलेट्स का वितरण इन बेसिक शिक्षा विद्यालयों में पढ़ रहे दृष्टि दिव्यांग छात्रों के बीच किया जाएगा। यहाँ आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार यूनिसेफ की मदद से दृष्टि दिव्यांगजन व अन्य दिव्यांगों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने में निरंतर प्रयासरत रही है। इसी क्रम में अब यूनिसेफ की मदद से विकसित किए गए इन ऑडियो बिल्ड टेक्नोलॉजी से लेस स्पेशल टैबलेट्स को दृष्टिबाधित छात्रों में वितरित किया जाएगा, जिनके माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र व छात्राएं स्वयं अपने विद्यालयों में अपने विषयों को खुद चलाकर सुन सकेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये टैबलेट्स गणित यानी मैथमेटिक्स और भाषा की दक्षता यानी लैंग्वेज परफेक्शंस पर आधारित होगा। इन टैबलेट्स में उपलब्ध कराने के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए 15 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिनकी इस संदर्भ में वर्कशॉप भी करवाई गई थी। विकलांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति को अंतिम रूप देने के लिए हाईकोर्ट ने दिया हरियाणा सरकार को 6 महीने का समय। फ्रेंड्स, विकलांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीति को अंतिम रूप देने के लिए हाईकोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को 6 महीने का समय दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वो जितनी जल्दी हो सके एक नीति तैयार करे, लेकिन विकलांग कर्मचारियों को नजर में रखते हुए ये काम 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ एक बार के लिए सीमित नहीं है और 3% आरक्षण को प्रभावी करने के लिए प्रत्येक संवर्ग में दिया जाना है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील का निपटारा किया है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के तहत 3% आरक्षण की मांग की गई है। जब सुनवाई के दौरान 2016 के कानून के प्रावधानों का सामना किया गया, तो सरकार ने सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि वो आदेश लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन मांग की कि निर्देशों को स्पष्ट किया जाए। इसका मतलब ये है कि नीति बनाते समय भी इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। शिकायतकर्ता के वकील ने राज्य के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की, लेकिन साथ ही अपनी मांग की कि सरकार को एक निश्चित समय सीमा नीति तैयार करने के लिए और नीति में सुधार करने के लिए निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे लोगों को ज्यादा समय तक लाभ से वंचित न रहना पड़े। 2018 में विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त ने 2016 के कानून को लागू करने का आदेश दिया था। आदेश में बताया गया था कि दिव्यांगजनों को पदोन्नति के मामले में निश्चित रोस्टर अंक की आवश्यकता नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए वर्तमान में सेवा कर रहे विकलांग व्यक्तियों की वरिष्ठता की सूची तैयार करना उचित होगा। आगे ये भी दर्ज किया गया कि विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति का अधिकार सीमित अधिकार नहीं है। पदोन्नति का लाभ पदोन्नति के सभी लाभों अर्थात वेतन वृद्धि, वरिष्ठता आदि के साथ होगा। ये भी कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उन कर्मचारियों को भी उपलब्ध होना चाहिए जो विकलांग व्यक्तियों की आरक्षण श्रेणी के तहत नियुक्त नहीं है, लेकिन रोजगार के दौरान विकलांग हो गए। साथ ही व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि से पदोन्नति के लिए पात्र हो सकता है। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ एक बार के लिए सीमित नहीं है और 3% आरक्षण को प्रभावी करने के लिए प्रत्येक संवर्ग में दिया जाना है। 2018 के आदेश में ये दर्ज किया गया था। अदालत ने एक सीमित स्पष्टीकरण के साथ याचिका पर निपटारा किया। अदालत ने कहा कि 2018 के आदेशों को निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। ये केवल प्रकृति में अनुशंसात्मक है और अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाया जा सकता कि राज्य केवल उसी की उपेक्षा करे। सक्षम प्राधिकारी से उक्त सिफारिशों पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है और यदि ये स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका कारण बताएं।
अदालत ने नीति को लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। एक्ट्रेस डांसर सुधा चंद्रन को एयरपोर्ट पर रोके जाने की वजह से उन्होंने किया है टैग पीएम मोदी जी को। दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन ने इंस्टाग्राम पर अपने नवीनतम पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके जैसे वरिष्ठ नागरिकों को एक वरिष्ठ कार्ड जारी करने की अपील की है, ताकि लोग हवाई अड्डे पर अधिकारियों द्वारा ग्रिल्ड होने से बच सके। सुधा चंद्रन ने एक दुर्घटना में अपना पैर खो दिया था, लेकिन वे कृत्रिम पैर का उपयोग करके फिर से नृत्य और अभिनय की दुनिया में लौट आई। इंस्टाग्राम पर की गई अपनी पोस्ट में इस 56 वर्षीय अभिनेत्री ने सुरक्षा के लिए हर बार अपने ग्रिल से गुजरने के अनुभव को साझा किया। वे कहती है कि इससे दर्द होता है। उन्होंने हवाई अड्डे पर अधिकारियों से कृत्रिम अंग के लिए ETD यानी कि एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर आयोजित करने का अनुरोध भी किया। इसके बावजूद भी उन्हें हर बार इसे हटाना पड़ता है। सुधा जी ने अपने इंस्टा के पोस्ट में कहा है, गुड इवनिंग, ये बहुत ही व्यक्तिगत नोट है जो मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूँ। ये केंद्र सरकार से एक अपील है। मैं सुधा चंद्रन एक अभिनेत्री और पेशे से एक नर्तकी हूँ जिसने एक कृत्रिम पैर के साथ नृत्य किया है और इतिहास बनाया है। मेरे देश को मुझ पर बहुत गर्व है। उन्हें अपने पोस्ट में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हर बार जब मैं अपनी पेशेवर यात्राओं पर निकलती हूँ तो मैं सुरक्षा में CISF अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे कृत्रिम पैर के लिए एक ETD विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लगाएं। वे फिर भी चाहते हैं कि मैं अपने कृत्रिम पैर को हटाऊं और उन्हें दिखा दूं। मोदी जी से सवाल पूछते हुए वे कहती हैं कि क्या ये मानवीय रूप से संभव है? हमारा देश ये क्या बात कर रहा है? क्या ये वो सम्मान है जो एक महिला हमारे समाज में दूसरी महिला को देती है? ये मोदी जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया वरिष्ठ नागरिकों को एक ऐसा कार्ड दिया जाए जिसमें लिखा हो कि वे वरिष्ठ नागरिक है। अपने वीडियो को साझा करते हुए एक हवाई अड्डे से प्रतीत होता है कि अभिनेत्री पूरी तरह से आहत है। हर बार इस ग्रिल से गुजरने पर वे बेहद दुखी हैं। वे कहती हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरा संदेश राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों तक पहुंच जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सुधा चंद्रन जी के वीडियो को अपने इंस्टाग्राम फीड पर दोबारा पोस्ट करते हुए अभिनेता करणवीर बोहरा ने अपना समर्थन जताया और लिखा है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। #सुधा जी, ऐसी स्थितियों के लिए एक सुविधा होनी चाहिए। दोस्तों, सुधा चंद्रन जी को कहीं किसी रोज और नागिन के सभी सीजन्स जैसे टीवी शोज में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन पर आधारित तेलुगु फिल्म मयूरी में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट के एक विकलांग तलाटी को अपने पद से हटाने के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज। आइए दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। ये केस है श्री भद्रेश कुमार रामन का। साल 2003 में भद्रेश जी ने 40% से ज्यादा विकलांगता वाला प्रमाण पत्र बनाया था, जिसके बूते पर उन्हें तालजा ब्लॉक ऑफ भावनगर में 2010 में रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी के अंदर तलाटी की नौकरी दी गई। इसके बाद 2015 में किसी अनामिक व्यक्ति ने एक गवर्नमेंट कंप्लेंट कर दी और कहा कि भद्रेश कुमार जी की विकलांगता 40% नहीं है, बल्कि उससे भी कम है। कंप्लेंट मिलने पर अधिकारियों ने विशेष मेडिकल बोर्ड बनाकर भद्रेश कुमार जी का एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, जिसमें सचमुच उनकी विकलांगता पाई गई केवल 25%। इससे वे अपने जॉब के लिए अनुचित और रिजर्वेशन के लिए अपात्र साबित हो गए। फिर जिला आयुक्त ने 2018 जनवरी में उन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दिया, जिसके खिलाफ भद्रेश कुमार जी कोर्ट में गए और कहा कि उनकी डिसेबिलिटी का स्तर फिजियोथेरेपी की वजह से कम हो गया है और उन्हें अपनी नौकरी वापस दी जाए। तो सिंगल जज वाली बेंच ने भद्रेश कुमार का तर्क सही मानते हुए उनका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया और वे फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन हो गए। मगर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर तो आपको पता ही है, चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती हैं। तो इसके बाद हुआ ये
कि इस सिंगल जज ऑर्डर के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट के पास चली गई और कहा कि उन्हें वास्तव में रेसिडुअल पोलियोमाइलाइटिस ऑफ लेफ्ट लिम्ब है, ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तर्क को खारिज करते हुए और सिंगल जज बेंच का ही फैसला सही मानते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने भद्रेश कुमार रमन के हक में फैसला दिया। अब उनका सस्पेंशन ऑर्डर खारिज कर दिया गया है और वे फिर से अपने पद पर काम कर रहे हैं। ये फैसला हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मोना भट्ट की बेंच ने सुनाया है और कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाए बगैर ही सस्पेंशन जारी कर दिया, जबकि किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना इंक्वायरी किए डिसमिस नहीं किया जा सकता है। ये एक कलंक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने शुरू की है टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। दोस्तों, इस वर्ष भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के यादगार अवसर के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। ये नंबर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों की मदद करेगा। इन वर्गों से जिन परीक्षार्थियों ने यूपीएससी एग्जाम के लिए आवेदन दिया है या आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें यथासंभव सहायता तथा पूरा मार्गदर्शन दिया जाएगा। दोस्तों, आप नोट कर ले कि ये आवेदन नंबर है 1-800-118-711 यानी कि 1800-118-711। फ्रेंड्स, ये पहल उम्मीदवारों से दोस्ताना तरीके से पूछताछ करने के आयोग के प्रयास का एक हिस्सा है। ये हेल्पलाइन सभी वर्किंग डेज यानी कार्य दिवसों पर कार्यालय के समय के दौरान शुरू रहेगी। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के उम्मीदवार किसी भी परीक्षा या भर्ती के आवेदन पत्र को भरने में अगर किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो वे इस हेल्पलाइन पर जरूर कांटेक्ट करें। आयोग की परीक्षाएं या भर्ती से संबंधित किसी भी प्रश्न की सहायता के लिए हेल्पलाइन का उपयोग करें। नंबर एक बार फिर से नोट कर ले, 1-800-118-711 यानी 1800-118-711। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। माय नेम इज दीपक मलिक और मैं अभी इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में खेल रहा हूँ। मेरा ऑलराउंडर का रोल रहता है इंडिया टीम में। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है। माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसमें बताया गया है कि जेल के 62.2% कैदियों में कम से कम एक मानसिक बीमारी होती है। मौत की सजा का इंतजार कर रहे 88 कैदियों पर यूएन की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया है, जिसमें पाया गया है कि उनमें से 62.2% कैदियों में कम से कम एक मानसिक बीमारी हो चुकी है और 75% से भी अधिक उनके बौद्धिक कामकाज में कमी महसूस करते हैं। इस अध्ययन में मौत का इंतजार कर रहे लोगों में और मानसिक बीमारियों में सीधा संबंध पाया गया है।
अगर इनके आंकड़े सामुदायिक आबादी यानी जेल से बाहर की दुनिया से कंपेयर किए जाएं, तो ये अनुपात में बहुत अधिक है। दोस्तों, इस स्टडी का शीर्षक है डेथ वर्दी, अ मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव ऑफ द डेथ पेनल्टी। इसके लिए 5 साल रिसर्च किया गया है। इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका है मैत्रेयी मिश्रा। वे बताती है कि मौत की सजा की प्रोसेस को, इस दर्दनाक प्रक्रिया को इतना मैकेनिकल बना दिया गया है, इतना औपचारिक बना दिया गया है कि विकलांगता की पहचान करने के लिए और आवश्यक परीक्षण और आकलन करने के लिए इसमें समय ही नहीं बचता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में दिसंबर 2020 में यूएन महासभा के एक प्रस्ताव का विषय भी छेड़ा गया है। ये प्रस्ताव कहता है कि सभी देश मानसिक या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों पर मृत्यु दंड ना लगाए। स्टडी में पता चलता है कि 9 कैदियों के मामलों में उनकी विकलांगता को अदालत के ध्यान में नहीं लाया गया। इनमें से भी 3 की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी। मैत्रेयी मिश्रा ने कहा कि न्यायाधीशों के पास मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए कॉल लेने की विशेष शक्ति होती है। अध्ययन के दौरान ही कुछ कैदियों की मौत की सजा रद्द कर दी गई थी, लेकिन इनमें से किसी का भी कारण मानसिक स्वास्थ्य नहीं था। किसी भी मामले में मानसिक बीमारियां ये सजा बरी होने का या कम होने का कारण नहीं थी। मृत्यु दंड की सजा को कम करने का आधार था बिहेवियर में सुधार, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां या दोषी ठहराए जाने पर इनकी कम उम्र। लेकिन कहीं भी मानसिक बीमारियां और बौद्धिक अक्षमताएं कारक नहीं थी। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी BL वोहरा ने कहा है कि चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, कैदियों को जरूरी देखभाल दी जाती है। केवल जब किसी व्यक्ति को फिट समझा जाता है तो ही उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। दोस्तों, रिपोर्ट में दरख्वास्त की गई है कि मानसिक या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति पर मृत्यु दंड नहीं लगाया जाए। NAB दिल्ली की ओर से घोषित की गई है जॉब अपॉर्चुनिटीज। भारतीय कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय ने UGC के नियमों के तहत अनुमान भत्ते के साथ 7वीं CPC के अनुसार वेतन स्तर में स्थायी गैर शिक्षण यानी कि परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट्स की घोषणा की है। इसमें OMSP प्रशिक्षक एक पद, दृष्टिबाधितों के लिए प्रेफरेंस, इंस्ट्रक्टर एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ हायर और लोअर ग्रेड इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपराइटिंग of any examination body other than UPSC. Teaching experience in English shorthand through common words, vertical, horizontal or higher frequency word pattern of teaching typewriting and general English. Aptitude for teaching English shorthand and typewriting. Minimum 10 years of service as English stenographer. इसके लिए desirable qualification है graduate degree in computer application, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिक्तियों में दूसरा पद है लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसके लिए 2 पोस्ट खुली है, जिसमें से एक पोस्ट के लिए लो विजन के लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी पात्रता है किसी भी राज्य शिक्षा बोर्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रमाण पत्र। इसके लिए वांछित पात्रता है माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में कंप्यूटर या किसी भी संस्थान से कंप्यूटर में बेसिक कोर्स। दोस्तों, इस विषय में पूरी जानकारी के लिए विजिट करें www.bharaticollege.du.ac.in को। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 13 नवंबर 2021। एप्लीकेशन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। आयु में छूट PWD उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष तक रहेगी। PWD और महिला आवेदकों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए एक अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र के लिए www.bharaticollege.du.ac.in/image/media पर विजिट करें।
दोस्तों याद रहे, आवेदन के साथ साथ आपको विधिवत हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी, जिसके साथ आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और प्रमाण पत्र, डिग्री, जन्म तिथि, अनुभव, जाति या श्रेणी आदि की स्व सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ेगा। ये हार्ड कॉपीज आपको भेजनी है प्रधान आचार्य के नाम से भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, C4 जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 पर। याद रहे, प्रधान आचार्य भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, C4 जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.bhartikollege.du.ac.in। दोस्तों अब हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अनीशा सहगल जी की लिखी हुई। फ्रेंड्स, अनीशा सहगल नई दिल्ली की एक मनोरंजन और संस्कृति लेखिका और शोधकर्ता है। इन्होंने भारत के युवा विकलांगजनों के डेटिंग के अनुभवों के बारे में एक रिपोर्ट लिखी है। डिसेबिलिटी जगत में हो रहे डेटिंग के कुछ ऐसे किस्से जो आपको भावुक करने के साथ साथ बनाएंगे आपके नजरिए को प्रैक्टिकल। भारत का विकलांग युवा समुदाय अपने दृश्य अदृश्य अक्षमताओं के साथ आगे बढ़ रहा है, जी रहा है एक ऐसे समाज में जहां उसकी रोमांटिक जरूरतों पर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा। 34 साल के एंटरप्रेन्योर और डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट निपुण मल्होत्रा बताते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट की तरह देखते हैं। विकलांगता से जुड़े अन्य कामों के साथ शायद ही उन्हें कोई डेटिंग के बारे में पूछता हो। ज्यादातर लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए पूछते हैं या लिखते हैं। निपुण कहते हैं, शायद ये लोग मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते ही नहीं है जिससे डेटिंग या हुकअप की सलाह ली जा सके। फ्रेंड्स, भारत में डेटिंग में समान अवसर मिलना अपने आप में ही मुश्किल है। उस पर विकलांगजन अपने आप को एक जगह पर सीमित पाने की भावना से ग्रसित है। अधिकांश भारतीय विकलांग युवाओं के लिए शहरों में डेटिंग के लिए कई बाधाएं आती हैं, जैसे डेटिंग एप्स, नेटवर्किंग इवेंट्स, मिक्सर्स आदि माध्यम से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को ढूंढना, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल भी जाए तो भी रिलेशनशिप्स बनाने में इंक्लूसिव स्पेसेस की कमी, एक्सेसिबिलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की कमी बाधा बन जाती है। लेकिन सच मानिए दोस्तों, हर सिचुएशन एक मौका है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो ब्लड में आरबीसी के बनने पर असर करता है। अब थैलेसीमिया 1980 के दशक तक तो भारत में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था। थैलेसीमिक्स इंडिया की सेक्रेटरी शोभा तुलीजी ने इस लेख में इसके बारे में अपने अनुभव साझा किए हैं। वे बताती है कि उनका बेटा थैलेसीमिया मेजर होने के कारण 1970 के दशक में उनके डॉक्टर ने उनको दूसरे बेटे को जन्म देने की सलाह दी थी। उनके बड़े बेटे के लिए डॉक्टर के पास कोई उम्मीद नहीं थी। थैलेसेमिक मेजर से जुड़े पेरेंट्स, फैमिली, एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों के लगातार 40 साल तक कई कोशिशों के बाद 2016 में इस इनविजिबल डिसेबिलिटी को विकलांगता का कानूनी दर्जा मिल पाया है। इससे थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स के जीवन पर नई चर्चाओं का मार्ग खुल गया। शोभा जी बताती हैं कि थैलेसेमिक्स इंडिया हर 4 साल में एक बार विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं। इनमें बच्चों को सिंगापुर, साइप्रस, इटली जैसे देशों का टूर करवाया जाता है। इसके पीछे उनका उद्देश्य है नेटवर्किंग के अवसर सुनिश्चित करना और बच्चों में आत्मविश्वास को महसूस कराना। एक्टिविस्ट निपुण मल्होत्रा मानते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने से दूसरों से मिलने और जान पहचान बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल जाता है। पठानकोट के 33 वर्षीय दानिश महाजन, जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो उड़ान के सह संस्थापक हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आरजे दानिश जी की। उन्होंने भी इस लेख में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया है कि डेटिंग हमेशा सबसे बड़ी बाधा नहीं होती है। लोग विकलांगों के साथ दोस्ती तो करते हैं और उन्हें एक रिश्ते में बदल देते हैं। परेशानी तब शुरू होती है जब विकलांग व्यक्ति शादी करना चाहता है। दानिश जी कहते हैं ऐसा आमतौर पर तब होता है
जब सक्षम साथी बाहर निकलना चाहता हो। ऐसे केसेस में पारिवारिक दबाव का बहाना बनाकर ये रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 से दानिश जी और रेडियो उड़ान के स्वयंसेवकों ने भारतीय महानगरों में दृष्टिबाधित लोगों के लिए मिलने मिलाने का अवसर आयोजन किया है। इस पर दानिश जी बताते हैं कि पूर्व कोविड समय में हम एक शहर में एक कार्यक्रम की मेजबानी करते थे और सभी जगह से लोग भाग लेने के लिए यात्रा करके आते थे। कोविड के बाद से जूम माध्यम की बैठकों की व्यवस्था की जाती है। इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। दोस्तों, दानिश जी ने समुदाय के लोगों को एक दूसरे से मिलवाया है और कई लोगों की दोस्ती को सफलतापूर्वक विवाह में बदल दिया है। वे बताते हैं, मैं 12 जोड़ों की विवाह की व्यवस्था करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ। अपने दिल्ली स्थित एनजीओ सिल्वर लाइनिंग्स में दृष्टिबाधित लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने वाली 67 वर्षीय प्रीति मोंगा एक सवाल का जवाब मांगती है कि क्या शादी विकलांगजनों की परेशानियों का जवाब है। वे इसका जवाब ना में देती हैं। वे अपना मत बताते हुए कहती हैं कि ज्यादातर नेत्रहीन लड़कियों को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है। उन्हें शायद ही शिक्षा पाने के लिए बाहर भेजा जाता हो और भले ही वे शिक्षित हो, पर आप उन्हें कार्यालयों में काम करते हुए नहीं देखेंगे। वे कहती है वे बाहरी दुनिया से संपर्क से वंचित है और यौन रूप से उत्सुक और दमित है, जिसके कारण ये महिलाएं कुछ एक पुरुषों के लिए आसान लक्ष्य बन जाती है। कुछ के साथ छेड़खानी की जाती है, कुछ के साथ बलात्कार किया जाता है और उनके परिवारों द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। मोंगा, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति है और लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, पीडब्ल्यूडी के बीच डेटिंग के प्रति समाज के रवैये की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। वे कहती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक मैंने देखा है कि परिवार अपनी सक्षम बेटी की शादी एक आदमी से कर रहे हैं और अपनी विकलांग बेटे को मुफ्त वस्तु के रूप में उसके साथ भेज रही है। पति को विकलांग बहन के साथ वो सब करने की अनुमति होती है जो वो चाहता है। प्रीति मोंगा जी मिक्सर का आयोजन करती हैं और एक शर्त पर प्रवेश की अनुमति देती है कि यदि आप अक्षम हैं तो आपको एक सक्षम व्यक्ति को साथ लाना होगा, और इसके विपरीत मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि विकलांग और सक्षम उपस्थितियों के बीच का अनुपात हमेशा 50-50 हो। हर किसी को बात करने और मिलने जुलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सक्षम लोगों को ये सीखने में मदद मिलती है कि कैसे अपने दैनिक जीवन में विकलांगों के साथ अधिक का अधिक समावेशी बना जाए। यथास्थिति को बाधित करना कठिन है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे ऋतुपर्णा बोरा के अनुभवों की। ये एक ग्रुप नजरिया क्वेयर फेमिनिस्ट रिसोर्स ग्रुप की सह संस्थापक और सह निदेशक है। जब डेटिंग और शादी की बात आती है तो कतार समुदाय में सिस्टम की खामियों का उल्लेख वे करती हैं। वे बताती है कि मेरे पास एक साथी था जिसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसका मानना था कि मैं अपनी अदृश्य स्थितियों के बारे में झूठ बोल रही हूँ। जब मैं अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने स्वास्थ्य के साथ संघर्ष कर रही थी, तब मुझ पर यौन संबंध न रखने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, इस पर WHO का एक अनुमान है कि दुनिया में 1 अरब से भी अधिक लोग विकलांग हैं। भारत में PWD की आबादी 26.8 मिलियन है और दुनिया के अधिकांश अन्य देशों की तरह ही अदृश्य पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्ति इस डेटा में सूचीबद्ध नहीं हैं। ऋतुपर्णा बोरा पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों के साथ स्वदेशी विकलांग CIS समलैंगिक महिला के रूप में पहचानी जाती है, जिसमें फाइब्रोमेगालिया, पोस्टेरियल टिबियल टेंडन डिस्फंक्शन और बाइपोलर विकार शामिल है। फाइब्रोमेगालिया को भारत में सरकार द्वारा विकलांगता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। स्थिति के बारे में बड़े पैमाने पर बात नहीं की जाती है और चिंताओं का समाधान भी नहीं किया जाता है। बोरा कहती है, समलैंगिक महिलाओं के लिए डेटिंग की जगह सीमित है और विकलांग महिलाओं को अधिक परेशानी होती है क्योंकि उनकी मेजबानी के लिए शायद ही कोई जगह होती है। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि शहरों में भी डेटिंग एप्स शायद ही कभी विकलांगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। टिंडर, हिंज, बम्बल और अधिकांश अन्य एप्स शारीरिक आकर्षण के आधार पर स्वाइप करने के सिद्धांत पर काम करते हैं। 2014 में कल्याणी खोना द्वारा स्थापित भारत का एनक्लोव दुनिया का पहला मैचिंग ऐप था जो समावेशिता पर केंद्रित था
उन्होंने ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जिसका विकलांग लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन 2019 में ऐप ने दुकान बंद कर दी और फिर एक बार डिजिटल डेटिंग स्पेस में एक खालीपन छोड़ दिया। यहाँ तक कि शहरों में भी डेटिंग ऐप्स शायद ही कभी विकलांगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। 14 साल की उम्र में एक रहस्यमय बीमारी से ग्रसित विराली मोदी को कुछ दिनों के लिए कोमा में डाल दिया। वे अपना अनुभव साझा करते हुए बताती है, मुझे 3 बार मृत घोषित कर दिया गया। जब मैं अंत में वापस आई तो मेरी गर्दन के नीचे लकवा मार गया था। व्हीलचेयर पर लगभग 15 साल बिताने के बाद विराली अब 30 साल की हो चुकी है। वे कहती है कि विकलांग व्यक्तियों के शरीर के आसपास की वर्जनाओं और धारणाओं को समाप्त करके उनकी पहुंच का मुख्य जोर समावेशिता पर होना चाहिए। विचार ये है कि समाज हमें देखे और स्वीकार करे कि उसने हमें शामिल न करके ज्यादा अक्षम बनाया है। वे कहती है कि मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर यौन उत्पीड़न की एक घटना ने उन्हें विचार करने पर मजबूर कर दिया। मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपने काम के बारे में कहा है कि मैं खुले तौर पर सेक्स के बारे में बात करती हूँ और विकलांग लोगों के आसपास अश्लीलता फैलाने वाले सभी स्रोतों को दूर करने की कोशिश करती हूँ। अपने अतीत के रिश्तों से वे जीवन से उदाहरण लेती है और अपनी सोच बदलती रहती है। उनके वीडियो हास्य से भरे और स्पष्ट है। एक पोस्ट में वे स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे उनके एक पूर्व प्रेमी के परिवार ने उनके इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई और ओपनली पूछा कि आप कैसे सेक्स करेंगे, जिस पर वे जवाब देती है कि क्या सेक्स तभी संभव है जब आप अपने पैरों पर खड़े हों। इसी तरह थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित 24 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट और थिएटर प्रैक्टिशनर वैष्णवी अपनी विकलांगता की वजह से अपनी पर्सनालिटी को कम नहीं करना चाहती। वे बताती है कि जब मैं 18 साल की हुई तो मैंने अपने माता पिता को अपने साथ अस्पताल आने से मना कर दिया और खुद अकेले ही अस्पताल चली गई। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं अपने लोगों पर बोझ न बनूं, क्योंकि ये भावना मुझे तब भी मिलती है जब मैं किसी डेटिंग ऐप पर एक साथी की तलाश करती हूँ। एक साथी के साथ खुले और ईमानदार रहते हुए पुरानी स्थिति का प्रबंधन करना मुश्किल काम है, लेकिन नेविगेट करना असंभव नहीं है। बोरा कहती है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन से पहले जब उनका वर्तमान साथी उनके साथ था तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि वे अपनी पुरानी बीमारी पर कैसे प्रतिक्रिया देंगी। वे आगे बताती है, उसने इसे अच्छी तरह से लिया। मेरे साथी ने मुझे हर समय सहज बनाया और मुझे स्वीकार किया कि मैं कौन हूँ। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट्स ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान।
on your Radio Udan, a flight of life. ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। आज बात करेंगे अवर ओपिनियन में एक बहुत ही बढ़िया ओपिनियन पब्लिश हुआ है theprint.in पे। श्रेया त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। अगर आप लोग चाहें तो प्रिंट में जाके पढ़ सकते हैं। अमूमन हम बात करते हैं कोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, तो जुडिशियल सिस्टम जब तक एक्सेसिबल नहीं होगा तो आप जस्टिस की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए एक अच्छी खबर ये है कि जब से जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तब से उन्होंने सीरियसली इसके ऊपर कॉग्निजेंट लिया है, इस पर बात करनी शुरू की है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को भी एस्टेब्लिश किया है। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया है कि जो ये इंश्योर करेगी कि कोर्ट्स में जो है एक्सेसिबिलिटी हो। 2019 में एक सर्वे किया गया था लगभग 600 कोर्ट्स के ऊपर, जिसमें ये आया था कि सिर्फ 27% जो कोर्ट्स हैं उनकी अंदर जाने के लिए रैंप है, सिर्फ 2% विजुअल एड है, जैसे टेक्टाइल या ब्रेल साइनेज का होना, 11% सिर्फ इनमें एक्सेसिबल टॉयलेट है जो डेजिग्नेटेड है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, 20% सिर्फ गाइड मैप है और सिर्फ 40% हेल्प डेस्क है। उसके बाद 2021 में खुद जुडिशियल सिस्टम का एक अपना सर्वे हुआ था जुडिशरी का, जिसमें उन्होंने लगभग 6000 ट्रायल कोर्ट में सर्वे किया था। उसमें पाया कि 63% ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स आर इनएक्सेसिबल। तो कुल मिला के ये कहना कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक्सेसिबल नहीं है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसका जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि इंडिया में हालांकि नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 में आया, फिर आरपीडी एक्ट भी 16 में आया जो बात करता है, लेकिन कोर्ट्स को एक्सेसिबल करने के लिए कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, बाइंडिंग्स नहीं है कि आपको करना ही करना। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि किसी भी चीज़ को जो एक्सेसिबल नहीं होती क्योंकि मैंडेटरी नहीं है कोई चीज़, और जब कोई मैंडेटरी नहीं होती तो सारे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हालांकि कोर्ट कह रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या इंडिया में ये है कि एक्सेसिबिलिटी पर बात करना हमने अभी शुरू की है रिसेंटली, 5-10 सालों में लगा लीजिए, ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा तो 4-5 सालों से ही हो रही है, लेकिन चलो 10 साल लगा लेते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। अगर इसके विपरीत हम बाहर देखें, इस रिपोर्ट में यूनाइटेड किंगडम और यूएसए की बात की गई है, वहाँ की एग्जांपल्स ली गई हैं कि वहाँ प्रॉपर जो अमेरिकन एक्ट फॉर डिसेबिलिटी है उसमें मेंशन किया गया है, और एक हैंडबुक भी है कि कैसे कोर्ट्स को एक्सेसिबल बनाना है। वो अप्रोच अभी नहीं है तो आपने बना दिया, लेकिन सवाल ये है कि जो अपना एक्सेसिबल बनाती है, जो कोर्ट्स के लिए गाइडलाइंस देती है, वो CSS देती है। पहली उनकी जो गाइडलाइंस पुरानी थी उसमें कुछ नहीं था एक्सेसिबिलिटी पर, लेकिन अभी जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं CSS की, उसमें कहा गया कि कोर्ट को बैरियर फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। बट सवाल है कि क्या ये इतनी जल्दी होगा? नहीं। और क्या सिर्फ नए जो कोर्ट बने उनको एक्सेसिबल बनाने से बात बनेगी? नहीं। तो आपको रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी पुराने कोर्ट्स में, नए कोर्ट्स को तो एक्सेसिबल आपको इंश्योर करना ही है। इसके लिए जो आपकी प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, सेंटर की विजन होनी चाहिए, और सही एक्सपर्ट्स को आपको लाना पड़ेगा जो वाकई एक्सेसिबिलिटी पर माहिर है, और जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी विल है, वो होनी चाहिए कि हाँ हमने करना है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब ने जो कहा कि उन्होंने कहा कि भाई अगर चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होगी तो ये सिर्फ लिटिगेंट्स के लिए मुश्किल नहीं है, जो डिसेबल्ड एडवोकेट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सबके लिए है, जजेस के लिए, स्टाफ के लिए। तो एक्सेस टू जस्टिस मिलना पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत मुश्किल है जब तक हम
एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर नहीं करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, उम्मीद है कि इससे फ़ायदा होगा। और एक तो एक्सेसिबिलिटी पर डिस्कोर्स शुरू हुआ है और आने वाले टाइम पे जो कोर्ट्स एक्सेसिबल होंगे तो एक्सेस टू जस्टिस की जो हमारी जो एक अप्रोच है वो रियल शब्दों में पूरी होगी। तो कोर्ट्स का एक्सेसिबल होना तो बहुत ही ज़रूरी है, इतनी बड़ी कंट्री जिसमें इतने लोग डिसेबल्ड हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा अप्रोच है, हम सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन देखना यही है कि कितनी जल्दी ये चीज़ें होंगी। अगर आपके पास भी कोई डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पर शेयर करें और द प्रिंट पे जाके इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं श्रेया जी को अपने शो में लाऊं बदलता दौर में, वहाँ डिटेल्ड बात करें कि क्या क्या और इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है उसका एक हिस्सा है, तो आई एम श्योर कि बाकी हिस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरी कोशिश है कि उनके साथ मैं जल्दी शो करूं। तो इसी तरह आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। कैसा लगा आपको आज का ओपिनियन? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है। कुछ सजेशंस भी हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, तो शो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें और हिम्मत मिले और हम और अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आपके लिए लेके आए। नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेक्शन, ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुतल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज में नॉन टीचिंग पदों के लिए कुछ रिक्तियां आमंत्रित की गई हैं। इन पदों के लिए पे मानदंड 7 CPC के मुताबिक होगा। आइए आपको इन पोस्ट की जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले OMSP इंस्ट्रक्टर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक पद है। पे स्केल 7th लेवल का होगा। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसके साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ हायर ट्रेनिंग इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ कॉमन वर्ड्स के माध्यम से इंग्लिश शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग का टीचिंग एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए। इस पोस्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वालिफिकेशन की जानकारी के लिए आप भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 2 पद रिक्त हैं, जिनमें से एक पद लो विजन के लिए होगा। पे स्केल लेवल 1 का होगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 10th पास होना प्रतिभागियों के लिए जरूरी है। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इस पद के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन की जानकारी के लिए आप भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट www.bharticollegedU.ac.in विजिट कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2021। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि विमेन और PWD कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी चार्ज नहीं की जाएगी। और यहाँ आपको ये भी एक बात क्लियर कर दें कि हर पोस्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने शुरू की है टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर द UPSC एस्पिरेंट्स। भावनगर डिस्ट्रिक्ट के विकलांग तलाटी को अपने पद से हटाने के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट ने कर दिया खारिज। एक्ट्रेस डांसर सुधा चंद्रन को एयरपोर्ट पर रोका गया प्रोस्थेटिक लिम्ब की वजह से। सुधा चंद्रन ने किया PM मोदी जी को टैग। जेल के कैदियों पर की गई एक रिसर्च से पता चला कि फांसी की सजा मिलने वाले 62% कैदियों को होती है कम से कम एक मानसिक बीमारी। जन्म दोषों से ग्रसित विकलांगजनों के लिए आकार आशा हॉस्पिटल ने किया रेकॉन मेला और सेमिनार का आयोजन। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।